नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2019 में रैंक 149 हासिल करने वाले शुभ्रांशु पांडे। बहुत बहुत स्वागत है शुभ्रांशु जी आपका स्टडी आईक्यू पे। Thank you, ma'am. It's my pleasure to शुभ being here at and presenting myself. प्लेजर इज ऑल आज शुभ्रांशु। सबसे पहले शुभ्रांशु हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है? मैम, मेरा नाम शुभ्रांशु पांडे है, जैसा आप जानती हैं, और मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और अपनी इंजीनियरिंग, उसके बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सब प्रयागराज से ही किया है। और मैं बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट था और हमेशा यूनिफॉर्म में ही सर्व करना चाहता था, और फाइनली ये मौका आ गया और आज रिजल्ट सही है। कहते हैं आपने कहा कि बचपन से ही आपको यूनिफॉर्म में सर्व करना था। बचपन से जो सपना यस आपने मैम। देखा आज वो साकार होने वाला है। यस मैम। शुभ्रांशु, आप हमेशा से ही डिफेंस में जाना चाहते थे, कंट्री को सर्व करना चाहते थे। इस विषय पे थोड़ा सा और बताएं हमें कि आपने क्या क्या किया हुआ है। मैम, मैं जैसे ही 12th पास किया उसके बाद एनडीए दिया 2 बार। हालाँकि रिटन नहीं क्वालीफाई हो पाया, उस समय अलग माइंडसेट रहा होगा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के अपीयरिंग साल से ही सीडीएस देना शुरू किया है, एफकैट दिया और टेक एंट्रीज भी गया। तो टोटल ओवरऑल मैं लगभग 8 टू 9 एसएसबीज दिया हूँ, जिसमें 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट था और 3-4 बार स्क्रीन आउट। तो एट लास्ट फिर सीएपीएफ भी साथ ही चल रहा था, लेकिन सीएपीएफ का थोड़ा एक लेवल सीडीएस से ऊपर होता है अगर रिटन देखा जाए तो। तो फिर जब सीडीएस के अटेम्प्ट्स मेरे खत्म होते रहे तो सीएपीएफ में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बढ़ता गया और फिर सीएपीएफ के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दी। और सीएपीएफ की तैयारी करते-करते एक सिविल सर्विसेज का भी प्लेटफ़ॉर्म खुल गया, और इसलिए शायद हो सकता है इसकी तैयारी की वजह से ही इस बार मैं मेंस भी लिख पाया हूँ सिविल सर्विसेज का। लगातार आपने इस चीज की मेहनत की, इस चीज के लिए आप लगे रहे और आप के सामने वो रिजल्ट है, हम सभी के सामने वो रिजल्ट है। जैसे कि आपने बताया आप हमेशा से ही इस सर्विसेज में आना चाहते थे, प्रिपरेटरी मोड में आप हमेशा से ही थे। स्पेसिफिकली सीएपीएफ के बारे में पूछूं तो आपने तैयारी को अप्रोच कैसे किया? मैम, ये तैयारी ऐसी है कि इतने सारे एग्जाम दिए, यूपीएससी से तो एक टच बन गया था कि एनडीए से 12th से ही, मतलब अगर 2012 से ही देखा जाए तो मैं लगा था। तो पहले तो लगता था कि ये प्रीलिम्स में आता कैसे, नाम कैसे आता होगा। फिर सीडीएस में नाम आना शुरू हुआ कि प्रीलिम्स पास हो रहा है, रिटन पास हो रहा है। फिर उसके बाद से फिर आप समझिए कि मैं फेल्योर होता रहा, और मैं अगर देखूँ तो सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं, लगभग मैं 30 प्लस एग्ज़ाम लिख चुका हूँ अभी तक। तो एक एग्ज़ाम से कॉन्टैक्ट बना रहा और पढ़ाई उसी हिसाब से चलती रही, और फ़ोकस में हमेशा ये सीडीएस और सीएपीएफ लेके चलता था। तो बस बस पढ़ते रहे और वही है, असफलता मिलती रही, संघर्ष करते रहे, अंत में सफलता मिल गई। सुप्रांशु, सीएपीएफ में पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, उसको कैसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तैयारी करनी चाहिए? मैम, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है तो इसमें मेन पार्ट ये भी होता है कि मैथ्स आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, जो कि काफ़ी कवर करता है, और साइंस। तो ये 3 पोर्शन एज़ अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या कह सकते हैं एक साइंस स्ट्रीम के लिए तो थोड़ा सरल हो जाता है। फिर बात होती है जीएस की, तो वो थोड़ा सीएसई लेवल को मैच करता है। तो उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स सिविल सर्विसेज के या स्टेट पीसीएस के और सीएपीएफ के, इसको मैंने बहुत प्रेफ़र किया था, और लगभग सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैं देख चुका था इस टाइम। और फिर उसके साथ कुछ स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं, लेकिन हालाँकि मैं नहीं पढ़ पाया स्टैंडर्ड बुक, और मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ पाया जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था, क्योंकि इंटरव्यू के लिए कोरोना आ गया, तो लगभग हम लोगों को मिल गया 10 से 11 महीने। उस बीच मैं योजना भी पढ़ा और एथिक्स की बुक्स भी पढ़ा, इंटरनल सिक्योरिटी की भी बुक पढ़ा। फिर मैं लक्ष्मीकांत भी उस टाइम पढ़ा, इस कोरोना पीरियड में ही। और फाइनली इंटरव्यू के लिए मैं जितना प्रिपरेशन किया, उतना शायद मैं रिटेन के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था। और पेपर 1 तो बस वही ऑब्जेक्टिव होने की वजह से, जिसमें स्टैंडर्ड सवाल, प्रीवियस ईयर पेपर्स और मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये तीनों बस बेस बना के और करते रहे, तो मैं फाइनली हो गया। पेपर 1 के
अगर आपके तजुर्बे से बात की जाए तो जितना भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको लगाना चाहिए, और जितना भी हो सके सवाल लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव है, एक्सपीरियंस और कुछ इंटेग्रिटी इसी से बनती है। अब हम पेपर टू जो कि यस सब्जेक्टिव होता है उस पे आते हैं। मैम, पेपर टू की अगर बात करें तो पेपर टू सब्जेक्टिव है और इसके लिए हमें एसे होता है, आर्गुमेंट होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, प्रेसी राइटिंग होती है, कंप्रीहेंशन होती है, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर होती है। तो एसे, आर्गुमेंट और रिपोर्ट, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प लेना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें स्टडी आईक्यू है और एक शेखर गुप्ता सर का चैनल है द प्रिंट। इन सब की मदद लेते हुए बस मैं मदद लेता गया, मतलब एक हल्की फुल्की नोट्स बनाता गया, कोई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था बहुत ज़्यादा कवर हो मेरा, तो मैं ज़्यादा नोट्स पे नहीं फ़ोकस किया था पेपर 2 के लिए। बस सुनता रहता था सारे लेक्चर्स, हल्के-फुल्के नोट्स बनाता रहता था और इससे हेल्प होता गया और इससे हमारे एसे, आर्गुमेंट और वो रिपोर्ट तो बनते गए। और उसके बाद अगर इंग्लिश ग्रामर देखा जाए तो ग्रामर का मैं उतना फ़ोकस नहीं था, फिर भी एक चैनल यूट्यूब पे और रश्मि अग्रवाल मैम का, तो उसको मैंने प्रेफ़र किया। और पेपर 2 के लिए अगर मैं देखा जाए तो अगर मुझे फिर से कहा जाए प्रिपेयर आप करेंगे तो किस पे ध्यान देंगे, तो मैं पेपर 2 को ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। मैं हमेशा ये सोचता था अगर पेपर 1 क्लियर होता है तो पेपर 2 मैं कर ले जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस रहता था। तो शायद हो सकता है 149 से वो 49 या 9 में भी आ सकता था वो। शुभ्रांशु, जैसे आपने कहा कि अगर आपको थोड़ा और टाइम मिले और फिर से आप कुछ सुधारना चाहें तो पेपर टू पे आप और ध्यान देना चाहेंगे, तो थोड़ा सा और आप इसे इलाबोरेट कर सकते हैं क्या? आपने राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हम अगर फिर पेपर 2 में दोबारा अगर मैं मेहनत करूँ तो अ, यही करूँगा कि फिर से मैं उसको अच्छे से, जैसा होता है कि एक 3 घंटे का जो हमारा लिखने का होता है, उसको मैं लिखना चाहूँगा घर में बैठ के एक बार। क्योंकि मैं वहाँ जाके करता था, हर बार करके आता था पिछले 2 अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में भी मैं वही किया और पेपर 1 ही फँस रहा था, इसलिए मैं पेपर 1 पे ज़्यादा फ़ोकस था। और पेपर 2 बस कॉन्फिडेंस की वजह से कि अगर पेपर 1 होता है तो मैं पेपर 2 कर ले जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा न्यूज़ टच में रहा हूँ, मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इतना रेफ़र किया हूँ, तो मैं जानता था कि मैं लिख लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस था। और मैं ये कहूँगा कि मैं इस बार सिविल सर्विसेज़ मेंस भी जब लिखा हूँ, तो मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पाया और हो सकता मैं अभी भी पॉज़िटिव हूँ कि शायद अभी जो रिज़ल्ट आने वाला है, मेबी मैं इंटरव्यू में अपीयर हूँ, क्योंकि आंसर मैं लिख लेता हूँ, ये ऐसा मैं जानता हूँ अभी तक और रिज़ल्ट भी आया है। तो मैं पेपर 2 के बारे में ऐसी कोई मेरी ख़ास स्ट्रैटेजी नहीं है। अ, ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ। कितना भी लोग कहें, कैसे भी कहें, लेकिन आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को समझ के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि शुभ्रांशु ने कहा उनको कॉन्फिडेंस था आंसर राइटिंग के लिए, तो उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। यस मैम। लेकिन जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है अपनी रैंक एनहांस करने के लिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर करें। शुभ्रांशु, अब आगे बढ़ते हैं और मेडिकल और फिजिकल टेस्ट की तरफ आते हैं। यस मैम। मैम, फिजिकल टेस्ट में हमें 4 राउंड में होता है। एक लॉन्ग जंप होती है, एक 100 मीटर रेस होता है, एक 800 मीटर रेस होता है और एक शॉट पुट होता है। जो एक नॉर्मल फिट इंसान जो ओबीज़ ना हो, वो कर सकता है और वेट का भी क्राइटेरिया वहाँ पे होता है कि कितनी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में कुछ खेल-कूद, कुछ भागा-दौड़ी कर रहे हैं, तो आराम से फिजिकल पास हो जाएगा। उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं होता है। हाँ, मेडिकल्स में तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि किसी की मेडिकली कंडीशन कैसी भी हो, तो मेडिकल्स में आपके लंग्स होते हैं, आपकी ब्लड टेस्ट होती है, आँख होती है और जितने मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो फ़ोर्स में नेसेसरी है कि आप ट्रेनिंग सस्टेन कर ले जाएँगे, वो सारी चेकअप्स होते हैं। तो मेडिकल्स के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जैसा है वैसा है ही है। लेकिन फिज़िकल्स के लिए आप अगर घर में सिर्फ़ बैठे रहते हैं, तो शायद वो काम नहीं देगा इसके लिए, थोड़ा तो करना पड़ेगा। और लास्ट के 1 महीने तो ग्राउंड पे जाना ही जाना है। मैं भी जाता था और ऐसे ही सारे पास हो जाते हैं मैम। शुभ्रांशु, आपने 9 के करीब एसएसबीज दिए हुए हैं। अ, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है किस तरीके से इंटरव्यूज में अपने आप को प्रेजेंट करना है एसएसबी देने के कारण। बट फिर भी हम आपका यूपीएससी सीएपीएफ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहेंगे।
मैम अगर देखें तो आर्मी, एयरफोर्स, इनके केसेस भी देखा जाए तो ये थोड़ी मतलब एक मैन सेंट्रिक हो जाती है कि वो आपको जानना चाहते हैं। अगर हम आर्मी और एयरफोर्स केसेस भी इसकी बात करें तो वो आपको जानना चाहते हैं, उनको मतलब कुछ खास मतलब नहीं होता कि क्या चल रहा है, वो होता है लेकिन मेनली उनका फोकस होता है कि एक जेंटलमैन कैडेट कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी फोकस्ड होती है। और फिर अगर यूपीएससी की बात करें तो वो थोड़ा मतलब ज्यादा ब्रॉड क्राइटेरिया अपने साथ लेके चलता है, और वो आपको भी जानना चाहता है आप कितने अवेयर है सोसाइटी के बारे में, क्या चल रहा है सोसाइटी के बारे में। तो वो काफी ब्रॉड होता है, और उसमें अगर देखा जाए तो 4 पैनल मेंबर्स होते हैं, और एसएसबी इंटरव्यूज में केवल सिंगल मैन टू मैन बात होती है। और एसएसबी इंटरव्यूज लगभग 1 घंटे चल जाते हैं, इसमें आधे घंटे चलते हैं। और एसएसबी इंटरव्यूज में इतने दिया था तो मेरे डैफ में भी वो दिख रहा था। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे लगभग 2 बार, 2 इंटरव्यूअर ने पूछा यूपीएससी में कि आप लगभग 9 के करीब एसएसबी दे चुके हैं, वहां आपका नहीं सिलेक्शन हुआ, तो क्या सोचते हो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा? तो बस मैं यही कहा कि सर मैं वहां पे हो सकता है अपने आप को उतना प्रोजेक्ट ना कर पाया हूँ, ये मेरे कम्युनिकेशन स्किल में कोई गैप रह गई होगी। और मैं वैसे भी वहां से आने के बाद अपने आप को एनालाइज करता था क्या ड्रॉबैक्स रह गए, और मैं इम्प्रूव करता था। और इस बार मैं काफी इम्प्रूव होके आया हूँ। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम किया हुआ है। पहले जैसा कि एसएसबी, हम लोगों का यूपी बैकग्राउंड होता है तो उतना इंग्लिश फ्रेंडली नहीं होते हम लोग, इंग्लिश स्पीकिंग इतनी मजबूत नहीं होती हम लोगों की। और यूपीएससी मेरा इंटरव्यू सीएपीएफ का इंग्लिश में ही हुआ था, और मैं इंग्लिश में ही देता रहा जवाब। और मैं उनको बताया भी कि शुरुआती में मैं जाता था तो इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, अब मैं थोड़ा इम्प्रूव किया हूँ, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ता हूँ। तो उनको लगा कि हाँ शायद ये इम्प्रूव होके आया है, तो वहाँ नहीं तो यहाँ अच्छा कर लेगा शायद, इसलिए सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। इंटरव्यू में आपसे क्या कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए? ना, मैं इसमें 2 इंसिडेंट बताना चाहूंगा। जैसे ही मैं गया तो बीएम बस्सी सर का बोर्ड था मेरा, तो मैं मतलब जैसे ही उनसे परमिशन लिया बैठने की, उसके बाद ही उन्होंने कह दिया शुभ्रांशु, सो वी कैन सी दैट यू कैन सिंग अ सॉन्ग। क्योंकि मेरी हॉबी में था कि मैं रिसेंट सॉन्ग को गा लेता हूँ, तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा कुछ गाना सुनाइए। तो जाते ही सबसे पहले तो मुझसे गाना गवाया गया। तो कह सकता हूँ कि ये भी एक सिचुएशन रिएक्शन ही टेस्ट है। कुछ वहां से उनको कुछ ना कुछ तो जानना ही था, तभी गाना गवाया। और मैं उतना अच्छा गाया भी नहीं, उन्होंने कहा भी था कि सुधांशु अगली बार आना तो इम्प्रूव करके आना। फिर मैंने कहा कि नहीं सर, मैं नहीं चाहूंगा कि अगली बार आऊँ, मैं चाहूंगा कि इसी बार मेरा हो जाए। और फिर उन्होंने कहा नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यूज में भी सीएससी के लिए आप आइए। मैं कहा नहीं सर, अगर इसी में हो जाता तो मैं सीएससी के लिए नहीं आऊँ। फिर उन्होंने एक स्माइल दी, फिर मैम के पास गया तो मैम ने एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट किया था कि आपका जो एकदम सीनियर है, उसने आपको कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपको हर्ट कर गई। और फिर आपका एक जूनियर भी है, उसने भी कुछ ऐसी बात आपको बोल दी जो आपको हर्ट कर गई। आप इन दोनों सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? तो उसका भी बस वही जवाब था, जो क्रिस जो उसका वो है, अगर मैं क्रिस्प करके बताऊं तो बस मैं कहा था कि मैं दोनों से बात करना चाहूंगा, हो सकता है कुछ मैं ना समझ पाया हूँ जो बोले हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और यही चीज मैं अपने जूनियर के लिए भी करूंगा, यही चीज मैं अपने सीनियर के लिए करूंगा, क्योंकि बात है, बात तो समझने से ही बात, अगर नहीं समझे तो लड़ाई भी हो सकती है, समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। तो यही मैं बोल के, और इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को यही इतना ही था मेरे से पूछा गया। आपने इतने वंडरफुली अपने जो भी क्वेश्चंस आपको बोले गए, आपने इतना वंडरफुली उसे आंसर किया कि शायद इसीलिए आप आज आप हमारे साथ बैठे और अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं। यस मैम। शुभ्रांशु, एक जो एस्पिरेंट्स में बहुत डिलेमा होता है कि क्या कोचिंग बहुत ही मैंडेटरी है इस एग्जामिनेशन के लिए? मैम मैं कहूँगा कि एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ के लिए कोई खास कोचिंग की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत कंटेंट है। स्टडी आईक्यू चैनल है, प्रेफर करिए उसको। द प्रिंट चैनल आजकल है, उसको प्रेफर करिए। और जितने भी ऑनलाइन कोचिंग्स के भी आजकल मटेरियल हैं, तो आप उसको प्रेफर करिए। कोचिंग की खास जरूरत नहीं है। और आप अपने से ही अपने नोट्स बनाइए, या आप बस सुनते रहिए। आपका जैसा भी आपका मतलब दिमाग आपको कहे कि आप कंटेंट को रिटेन कर सकते हैं, तो आप नोट्स ना बनाइए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बनाइए, क्योंकि रिवीजन तो करना ही करना है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली आप जो लिखेंगे वही चेक होना है, कितना पता है आपको वो तो नहीं चेक होना है। तो बस कोचिंग की कोई खास जरूरत नहीं है। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड चैनल को फॉलो करिए,
ऐसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल को ना फॉलो करिए जहाँ कंटेंट की कोई रिलेवेंसी ना रहे, और बस तैयारी करते रहिए। एक दिन सबका होता है, मेरा भी हुआ, आपका भी होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कंसिस्टेंट रहिए और अपने जो भी ड्रीम है, एम है, उसके लिए हमेशा मेहनत करते रहिए। शुभ्रांशु, आपने बात की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ही अच्छे हैं आजकल, एंड बट एक और है कि इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि एस्पिरेंट्स कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन से रिसोर्सेज पर स्टिक करें, अपने सोर्सेज किस तरीके से लिमिट रखें। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे एस्पिरेंट्स को? इस विषय में हम कहेंगे कि सिलेबस आप देखिए, आपके सिलेबस से रिलेवेंट जो पढ़ा रहा है या जो मटेरियल आपको मिल रहा है, आप सिर्फ उसे प्रेफर करिए। अदरवाइज चैनल तो सही बात है बहुत सारे हैं, और आप सबको प्रेफर करेंगे तो एक तो आपकी आंख भी खराब होनी है, ऊपर से आपका टाइम खराब होना है, एग्जाम सर पे आ जाएगा और प्रेशर हो जाएगा। मैं तो कहूँगा मतलब काफी ज्यादा ज्यादा आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप एक दो चैनल प्रेफर कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, और उसी को बस रिलीजियसली फॉलो करिए। और साथ में आपके पास स्टैंडर्ड्स बुक्स तो रहेंगी ही, जो मैंडेटरी है उसे पढ़ना ही पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो टाइम ही नहीं रहेगा कि आप हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ते रहें। बस दिन में 2-3 घंटे बस आपको ऑनलाइन देखना है, कंटेंट मिलेगा, नोट्स बनाइए, बाकी स्टैंडर्ड बुक और प्रीवियस ईयर पेपर ये मैंडेटरी है। शुभ्रांशु, हमने बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी बात की, आपकी आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, आपकी लगन हमने देखी शुरुआत से लेकर के अब तक। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी सीएपीएफ को टारगेट करते हैं? मैसेज ये रहेगा कि आप लगे रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। और प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ सीएपीएफ के नहीं करने हैं, आपको सिविल सर्विसेज के भी करने हैं, स्टेट पीसीएस के भी करने हैं। जहां से भी मैक्सिमम सवाल जहां से भी मिल सके वो करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीएपीएफ सिर्फ सीएपीएफ एस्पिरेंट्स दे रहे हैं, सीएससी एस्पिरेंट्स भी दे रहे हैं, आपको उनको भी कम्पीट करना है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर हर एग्जामिनेशन के लीजिए, सबको सॉल्व करिए, स्टैंडर्ड्स बुक पढ़िए, रिवीजन करिए, आंसर राइटिंग करिए जो मैं नहीं कर पाया, और फाइनली आप भी उस यूपीएससी की होली लिस्ट में रहेंगे जहां से क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हम भी यही सभी एस्पिरेंट से कहना चाहते हैं कि जब तक आपको आपका गोल नहीं मिलता, निरंतर प्रयास करिए, एक दिन ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रांशु, आपको आपके आने धन्यवाद वाले मैम। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम।